किसान भाई नमस्कार। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है कि कैसे हम काविंग के टाइम पे या जब भी एनिमल बच्चा देता है उस टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं उनको हम कैसे ख़त्म करें डिज़ायरेबल काविंग ट्रेड से, जो कि एक जेनेटिक सिलेक्शन से हम अच्छे काविंग ट्रेड्स को सिलेक्ट करके कैसे उन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स को अपने फार्म पे कम कर सकते हैं। उस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे कॉमन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जो कि हमें काविंग के टाइम पे देखने को मिलता है या जब भी एनिमल बच्चा देता है उस टाइम पे देखने को मिलता है, वो है डिस्टोकिया। डिस्टोकिया अगर हम सिंपल भाषा में समझे, डिफिकल्ट बर्थ। जब भी किसी भी रीजन की वजह से एनिमल की काविंग के टाइम बच्चा नॉर्मल बर्थ कैनाल से नहीं निकल पाता है और बच्चा फंस जाता है, जिस केस में हम बोलते हैं कि ये डिफिकल्ट बर्थ है। उस केस में कई बार मदर की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है या कभी कभी बच्चे की हेल्थ या कभी कभी दोनों की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इवन कई बार हमें मोर्टेलिटी भी देखने को मिलती है। कई बार वो बच्चा या मदर उनमें से दोनों में से कई अपनी लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो इस रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को हम डिस्टोकिया बोलते हैं। तो अगर हम इसके कॉजेज की बात करें कि किन किन रीजंस की वजह से डिस्टोकिया या डिफिकल्ट बर्थ या बच्चे का फंसना काविंग के टाइम पे ये चीज होती है, तो इसके तीन बेसिक रीजंस हैं। पहला है जेनेटिक सिलेक्शन की वजह से। अगर हमने गलत सायर सेलेक्ट कर लिया, गलत सांड सेलेक्ट कर लिया अपने एनिमल्स को प्रेग्नेंट कराने के लिए, और गलत जेनेटिक्स का सांड या गलत ब्रीड का या गलत नस्ल का सांड हमने चुन लिया या सिलेक्ट कर लिया, तो वो रीजन भी हो सकता है डिस्टोकिया होने का। न्यूट्रिशन बिल्कुल हो सकता है। न्यूट्रिशन में अगर एनिमल कॉम्प्रोमाइज होगा तो ऑब्वियस है कि आने वाले टाइम में जब भी वो एनिमल बच्चा देगा तो उस टाइम पे डिस्टोकिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैनेजमेंटल फैक्टर्स, मैनेजमेंट, हम जब भी काविंग के टाइम पे हमारी मैनेजमेंट कैसी है, हम एनिमल को मैनेज कैसे कर रहे हैं, तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनमें जेनेटिक्स का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है। डिस्टोकिया में 40 to 45% इंसिडेंस जो है जेनेटिक कॉजेज की वजह से होता है। जेनेटिक्स, जिसके पीछे जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम डिस्टोकिया की कैरेक्टराइजेशन करें, डिस्टोकिया दो टाइप का है। मदर वाली साइड के ओरिजिनेट होता है और फीटल वाली साइड से ओरिजिनेट होता है। तो दो टाइप के रीजन है। बर्थ कनाल में ऑब्स्ट्रक्शन, जहां से बच्चा आता है बर्थ कनाल, वहां की कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई वहां पे ट्यूमरस ग्रोथ होगी, उसकी वजह से हो सकता है। यूट्राइन इनर्शिया मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस का ना होना। यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस चाहिए बच्चे को बाहर लाने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्शंस किसी वजह से नहीं हो पाती हैं, तो ये मदर वाली साइड के ओरिजिन के करेक्टराइजेशन है। अगर हम फीटल वाली साइड की करें तो फीटस की फॉल्टी प्रेजेंटेशन, की जिस पोजीशन में बच्चे को बाहर आना था उस पोजीशन से उसकी पोजीशन प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो गई है। पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है वो उसकी जो जो बैक वाली पोर्शन है वो ऊपर को फ्रंट होना चाहिए, उसका जो फेस वाला पोर्शन है वो बाहर बर्थ कनाल की तरफ होना चाहिए। तो जो उसकी प्रॉपर पोजीशन है उसमें बच्चा नहीं है, तो कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। पोस्चर, पोस्चर का मतलब कि उसकी कहीं जो भी फोर आर्म्स है या हाइंड लिम्स है या फोर लिम्स है या उसकी जो फेस है या जो नेक है वो कहीं घूम गई है या उसका पोस्चर चेंज हो चुका है, तो उसमें ऑब्वियस है कि बर्थ कैनाल में एक लिमिटेड स्पेस है, तो उसके फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये उसकी कैरेक्टराइजेशन है। तो डिस्टोकिया बहुत ही कॉमन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जो हमें देखने को मिलता है, जिसका जेनेटिक रीजन बहुत ही ज्यादा है। 40 to 45% केसेस में हमें जेनेटिक ओरिजिन के डिस्टोकिया देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं डिस्टोकिया के, आप देख रहे हैं। जो एक सेकंड स्टेज होती है काविंग की, उसको बोलते हैं जब बच्चा एक्सपेल होता है बाहर, तो वो आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक का फेज होता है। अगर 2 घंटे से ज्यादा वो फेज एक्सीड कर रहा है, बच्चा बाहर दो नहीं आ रहा है, 2 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो हम उस केस को डिस्टोकिया कंसिडर करते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं फंस चुका है, हमें आर्टिफिशियल असिस्टेंस या आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन से बच्चे को निकालना पड़ेगा। इंसिडेंस की अगर बात हम करें तो एक हर्ड लेवल पे या फार्म लेवल पे ये 1.6 से 11% तक इसका इंसिडेंस हो सकता है, और कॉमनली 7 से 8% इंसिडेंस फार्म लेवल पे मिल सकता है हमें। बट हम अगली आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि 1% इंसिडेंस से कितना हमारे फार्म में इकोनॉमिक लेवल का लॉस हमें देखने को मिल सकता है। इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम बात करें, पैसे की फॉर्म में बात करें, तो एक डिस्टोकिया का इंसिडेंस भी हमारे फार्म पे कितना
नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट डाल सकता है, वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये जो आप पाई चार्ट देखेंगे, इसमें इंसिडेंस बताया हुआ है कि अलग अलग कैटेगरीज का फीटल माल डिस्पोजिशन या फीटल का ओवरसाइज होना, फीटस में फ्लूइड भरना या यूट्रस का इनर्शिया होना, इसमें अलग अलग करेक्टराइजेशन का परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना परसेंट डिस्टोकिया किस रीजन की वजह से होता है। तो इसमें मोस्टली 40 to 45% रीजन जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जेनेटिक ओरिजिन के हैं, या जेनेटिक्स डिसाइड करती है कि हमने कहीं ना कहीं गलत सायर सेलेक्ट कर लिया, गलत बुल सेलेक्ट कर लिया अपने फार्म के लिए, तो कहीं ना कहीं डिस्टोकिया के चांसेस, गलत ब्रीड का सीमन सेलेक्ट कर लिया तो डिस्टोकिया के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक लॉस, डिस्टोकिया से हमें क्या इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा लेबर और वेटनरी कॉस्ट। बिल्कुल, जब भी बच्चा फंस जाएगा, बर्थ डिफिकल्ट होगी, तो हमें एक्स्ट्रा लेबर और एक्स्ट्रा वेटनरी केयर, एक्स्ट्रा दवाइयाँ, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा खर्चा एक हमें जो है बियर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सर्विस पर कंसेप्शन, ये देखा गया है कि जब भी एनिमल में डिस्टोकिया के चांसेस होते हैं तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट साइकिल में जब उसको कंसीव करना होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स और भी ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। उसके अंदर मेटाइटिस सेट हो जाता है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो जाता है, पस भर जाती है, या यूट्रस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये सारी जो सीक्वलें हैं डिस्टोकिया के सीक्वलें हैं कि डिस्टोकिया के बाद ये कंडीशंस बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो इसलिए एनिमल जो है कंसीव 1 या 2 स्ट्रॉ में नहीं करता, वो एक्स्ट्रा सर्विसेज, एक्स्ट्रा सीमन हमें उसको कंसीव करने में यूज करने पड़ते हैं। और जब एक्स्ट्रा सीमन लगेंगे तो ऑब्वियस है कि उसके डेज ओपन पीरियड जो है काविंग के बाद अगला प्रेग्नेंट होने तक का पीरियड जो है उसको डेज ओपन पीरियड बोलते हैं, तो वो डेज ओपन पीरियड एक्सटेंड हो जाएंगे। ऑब्वियस है, अगर 2 महीने से ज्यादा वो टाइम एनिमल ले रहा है, 2.5 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट होने में एक बार काविंग करने के बाद, तो हर दिन का लॉस हमें एक मिल्क प्रोडक्शन के लॉस के हिसाब से देखें तो बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है। अगला लॉस अगर हम बात करें, लॉस इन मिल्क प्रोडक्शन, बिल्कुल जब भी डिस्टोकिया होगा तो एनिमल जो है स्ट्रेस में होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स उसमें बनेंगे, तो मिल्क प्रोडक्शन कहीं ना कहीं उसकी कॉम्प्रोमाइज होगी। और डिस्टोकिया के केस में काफ की मोर्टेलिटी हमें देखने को मिलेगी, कई बार मदर की मोर्टेलिटी हमें देखने को मिलेगी। और ओवरऑल अगर हम बात करें कि सारे लॉसेस कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट डेयरी फार्म में डालते हैं, तो एक केस का अगर मैं यूरोज में बात करूं, 400 यूरोज तक का लॉस हमें एक साल में बियर करना पड़ सकता है। अगर हम इंडियन नेशनल करेंसी के उसमें बात करें कि रुपीज में कितना खर्चा हमें एक्स्ट्रा पड़ जाता है, तो 39,000 रुपीज का खर्चा हमें एक डिस्टोकिया के केस की वजह से, ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखें या कंसिडर करें, तो इतना 39 या 40,000 के आसपास का लॉस हमें एक साल में एक डिस्टोकिया के केस से मिलता है। तो आप सोचिए, अगर फार्म पे आपके 5 डिस्टोकिया के केसेस हो गए तो ऑलमोस्ट 2 लाख या 2.5 लाख का खर्चा हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है बियर करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही मेजर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जो कॉमनली पाया जाता है, और इससे जो लॉस होता है वो फार्मर को जो है इकोनॉमिक बेनिफिट की तरफ से नीचे को लेके चला जाता है। तो सॉल्यूशन, अब इस डिस्टोकिया का जो सबसे बड़ा रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है काविंग के टाइम का, उसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल जेनेटिक कॉज जो है सबसे बड़ा कॉज है। 40 to 45% हमने देखा कि जेनेटिक ओरिजिन की वजह से डिस्टोकिया के चांसेस एनिमल में बढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स ही, एक अच्छी जेनेटिक सिलेक्शन ही उसका सॉल्यूशन है। हम उन जीनोमिकली प्रूवन बुल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके काविंग ट्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं या डिजायरेबल काविंग ट्रेड्स हैं, जिनकी जेनेटिक सिलेक्शन उस हिसाब से की गई है कि इनके आने वाले बच्चों में रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स या पर्टिकुलरली काविंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जैसे कि हम बात करते हैं डिस्टोकिया की या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की, ये वाले डिसऑर्डर्स कम होंगे। इसके लिए 2 फैक्टर्स हैं, सायर काविंगीज और डॉटर काविंगीज। तो सायर काविंगीज और डॉटर काविंगीज जिन बुल्स की 8% से कम होगी, इसका मतलब है कि आने वाली डॉटर्स में, आने वाली गायों में जिनमें हम ये सीमन यूज करेंगे, उनमें काविंगीज ये बुल्स को हम कंसीडर कर सकते हैं कि इनमें आने वाले टाइम में डिस्टोकिया के चांसेस बहुत रेयर होंगे या बहुत ही कम होंगे। तो ये सॉल्यूशन है कि हम उन बुल्स को सिलेक्ट करेंगे अपने फार्म के लिए जिनके सायर काविंगीज और डॉटर काविंगीज के इंडेक्सेस 8% से कम है, या मिनिमम है। जितने मिनिमम होंगे उतने हमारे एनिमल जो है काविंग ईज उनमें ज्यादा आएगी और इजी कावर होंगे, डिस्टोकिया के चांसेस उतने ही हमारे फार्म पे कम हो जाएंगे। और अगर हमने जिनोमिकली बुल्स, जो हमने जिनोमिक टेस्टेड बुल्स जो हैं, जो काविंग ट्रेड जिनके अच्छे थे, उनको सेलेक्ट किया और उनको हमने सेक्सल प्रोडक्ट के साथ जोड़ा कि सेक्सड सीमन भी हमने उन बुल्स का लिया जो कि जिनका डिजायरेबल काविंग ट्रेड्स थे, जिनके काविंग ट्रेड्स बहुत अच्छे थे, और उनका हमने सेक्स सीमन यूज किया, तो हमें एज अ मास्टर स्ट्रोक हम उसको एक्ट कर सकते हैं, उसमें हमें डबल प्रॉफिट होगा।
डबल प्रॉफिट कैसे होगा? एक तो हम जीनोमिक सीमन वो यूज कर रहे हैं जिसके कार्विंग ट्रेट्स ऑलरेडी अच्छे हैं, जो कि डिस्टोकिया के लिए प्रोन नहीं है एनिमल। ऊपर से हम सेक्स सीमन उसका यूज कर रहे हैं, तो सेक्स सीमन में आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा बछड़ियां हमारे पास आएंगी। तो जब भी ज्यादा से ज्यादा बछड़ियां हमारे पास आएंगी, तो अगर हम एट द टाइम ऑफ बर्थ बॉडी वेट कंसीडर करें तो बछड़ियों में डिस्टोकिया के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू मेल एनिमल। तो ये दोनों चीजें जब कंबाइन इफेक्ट में हम अपने फार्म पे यूज करेंगे, तो हम अपने इंसिडेंस को, जो कि 7 से 8% कॉमन है, उसको हम 1 से 2% या मीन लेस देन 2% तक भी हम उसको लेके जा सकते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स। और अच्छी जेनेटिक्स को जब हम सेक्स सीमन से कंबाइन करके किसी फार्म पे यूज करेंगे, तो वो हमें डबल बेनिफिट जो है करके देगा। तो कौन कौन से बुल्स हम यूज कर सकते हैं अच्छे कार्विंग ट्रेड्स वाले? तो हम एबीएस के स्पाइक बुल, जिसके की बहुत ही अच्छे कार्विंग ट्रेड्स हैं, जैसे आप देखेंगे सायर कार्विंगीज और डॉटर कार्विंगीज 1 और 2 के रेंज में है, वैसे अरमाडा के ऑलमोस्ट 2 की रेंज में इसके कार्विंग ट्रेड्स हैं। तो जब भी हम इन बुल्स को यूज करेंगे, तो हमारे फार्म में जो आने वाले डॉटर्स हैं, उनमें जो है डिस्टोकिया या और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जो काविंग के टाइम पे होते हैं, उनका इंसिडेंस बहुत ही मिनिमम लेवल पे चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा खर्चा हमें पर केस 40,000 का खर्चा एक्स्ट्रा जो बियर करना पड़ रहा था, उस खर्चे को कहीं ना कहीं हम मैनेज कर सकते हैं और अपने फार्म को इकोनॉमिक बेनिफिट की तरफ को लेके जा सकते हैं। थैंक यू।